ब्रह्मांड के बारे में हम जितने भी सवाल सोच सकते हैं, उनमें से शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब कहां से आया। यह कोई आसान सवाल नहीं है, क्योंकि यह समझने के लिए कि कोई चीज कहां से आई है, हमें पहले यह जानना होगा कि वह क्या है। इसी तरह हमें भौतिकी के नियमों को भी अच्छी तरह से समझना होगा, ताकि हम किसी भौतिक प्रणाली के परिणाम की गणना कर सकें, जो आरंभिक स्थितियों के एक विशिष्ट सेट से शुरू होती है। केवल उन शुरुआती बिंदुओं से ही हम उन संभावित रास्तों की पहचान कर सकते हैं कि चीजें आज जिस तरह की हैं वैसी कैसे बनी, और यह पता लगा सकते हैं कि कौन से रास्ते ऐसे हैं जो हमारे ब्रह्मांड से सहमत हैं। हालांकि इस पर विचार करने के बारे में उल्लेखनीय बात यह है, चाहे अतीत में या भविष्य में, जब भी हमने यह प्रश्न पूछा हो, इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से हमेशा एक ही ब्रह्मांडीय कहानी सामने आएगी। आज हमने सीमाओं को अविश्वसनीय रूप से बहुत पीछे धकेल दिया है। ग्रहों, तारों, तत्वों, परमाणुओं और बहुत कुछ की उत्पत्ति की पहचान की है। हमने हॉट बिग बैंग के लिए भारी सबूत खोजे हैं, और यहां तक कि ऐसी जानकारी भी जो हमें सृष्टि के उस अद्भुत क्षण से पहले ले जाती है। हम जो कुछ भी जानते हैं, उसके बावजूद कुछ महाकाव्य अज्ञात हैं, जिनका वर्तमान में कोई समाधान नहीं है। आज हम यही हैं। आज जब हम अपनी पृथ्वी की सीमाओं से परे ब्रह्मांड को देखते हैं, तो एक शानदार और काफी व्यापक तस्वीर उभरती है। हम जानते हैं कि हमारा ग्रह ब्रह्मांड के हर दूसरे ग्रह की तरह परमाणुओं से बना है। एक गैसीय वायुमंडल एक ठोस केंद्र को ढकता है, जिसमें सबसे घने, सबसे भारी परमाणु होते हैं। हल्की परतें सघन परतों के ऊपर तैरती हैं, जिससे अब तक पर्याप्त रूप से जांचे गए हर ग्रह, बौने ग्रह और चंद्रमा के लिए एक प्याज जैसी संरचना बनती है। ग्रह आकाशगंगा में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और तारों की परिक्रमा भी करते हैं, जो अपने कोर में हल्के तत्वों को भारी तत्वों में मिलाते हैं। जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो उसका कोर सिकुड़ जाता है और गर्म हो जाता है। यदि यह पर्याप्त गर्म और घना हो जाता है, तो श्रृंखला में तत्वों का अगला समूह संलयित होता रहेगा, अन्यथा तारा एक तारकीय अवशेष में परिवर्तित हो जाता है। कुछ मामलों में धीरे धीरे और दूसरों में प्रलयकारी रूप से। बड़े पैमाने पर तारे एक साथ मिलकर बड़े समूहों में एकत्रित होते हैं, जिन्हें आकाशगंगाएं कहते हैं। आकाशगंगाएं समूहों समूहों और यहां तक कि बड़ी अधिरचनाओं में एक साथ एकत्रित होती हैं। सभी एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय जाल के रूप में जाना जाता है, जहां आकाशगंगाएं तंतुओं के साथ संरेखित होती हैं, उन तंतुओं के गठजोड़ पर एक साथ समूहीकृत होती हैं, और जहां वह संरचना महान, खाली ब्रह्मांडीय शून्यों द्वारा अलग होती है। ब्रह्मांड ऐसा ही है। हालांकि अगर हम जानना चाहते हैं कि यह इस तरह कैसे बना, तो हमें भौतिकी के नियमों को ब्रह्मांड पर लागू करना होगा और उन भौतिक प्रणालियों के विकास का अनुसरण करना होगा जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। हमारे पास सामान्य सापेक्षता के नियम हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए जहां कहीं भी आपके पास द्रव्यमान या ऊर्जा है, वहां आपके पास गुरुत्वाकर्षण की घटना है। हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकत्व कैसे काम करता है। जहां कहीं भी आपके पास विद्युत आवेशित वस्तु हो, चाहे वह गतिमान हो या स्थिर हो, या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात फोटॉन हो, विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। हम जानते हैं कि नाभिकीय बल किस प्रकार कार्य करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्वार्क और ग्लून किस प्रकार एक साथ मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, किस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर परमाणु नाभिक बनाते हैं, तथा किस प्रकार अस्थिर नाभिक साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अतिरिक्त क्वार्क और या प्रतिक्वार्क के अन्य संयोजन रेडियोधर्मी रूप से क्षय होते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक प्रणाली को समय के अनुसार कैसे विकसित किया जाए। सरल शब्दों में कहें तो, यदि आप किसी भौतिक विज्ञानी को अपनी प्रणाली का वर्णन करने वाली प्रारंभिक स्थितियों का एक सेट देते हैं, तो वे उस प्रणाली के विकास को नियंत्रित करने वाले समीकरण लिख सकते हैं और आपको बता सकते हैं प्रकृति में निहित
अनिश्चितता और अनिश्चयवाद की सीमाओं तक कि भविष्य में किसी भी बिंदु पर उस प्रणाली का परिणाम या परिणामों का संभाव्य सेट क्या होगा। तो फिर यह सब कहां से आया? पृथ्वी से शुरुआत करना समझदारी है। जटिल, विभेदित और यहां तक कि बुद्धिमान जीवन से भरपूर वायुमंडल, महासागरों और परतदार आंतरिक भाग के साथ एक क्रस्ट, मेंटल और बाहरी और आंतरिक कोर, एक सरल स्तर पर पृथ्वी परमाणुओं से बनी है। हालांकि अधिक जटिल स्तर पर पृथ्वी परमाणुओं के पूरे समूह से बनी है जो आवर्त सारणी का निर्माण करती है और मुख्य रूप से लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से बनी है। यह दिलचस्प है क्योंकि ये तत्व अत्यधिक भारी हैं, जबकि सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की जांच करते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम हर जगह मौजूद हैं। वास्तव में वे इतने प्रचुर मात्रा में हैं कि वे ब्रह्मांड में 99% से अधिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। संख्या के हिसाब से 1% से भी कम परमाणु भारी हैं। इसलिए पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने के लिए जो चट्टानों, धातुओं, बर्फ और जटिल अणुओं से बना है, आपको इन भारी तत्वों को बनाने का कोई तरीका होना चाहिए और फिर उन्हें एक जगह पर पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके ग्रह बनाने चाहिए। सौभाग्य से जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम वही प्रक्रियाएं देखते हैं जो इसके लिए आवश्यक है। तारों के अंदर नाभिकीय संलयन होता है जिससे हल्के तत्वों से भारी तत्व बनते हैं। अपने जीवन के अंत में ये तारे अपने द्रव्यमान के आधार पर लाल दानव बन जाते हैं, जिससे नवीन परमाणु प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो उनके अधिकांश जीवन काल में नहीं होती हैं। तेज हवाएं विकसित हो सकती हैं जो तारे के द्रव्यमान के महत्वपूर्ण अंश को उड़ा सकती हैं। एक ग्रहीय नेबुला में मर सकता है तथा शेष कोर सिकुड़कर एक सफेद बौने में बदल सकता है। कोर पतन सुपरनोवा में नष्ट हो सकता है तथा विस्फोटित अवशेष या तो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन सकता है, और वे अवशेष, चाहे वे श्वेत वामन तारे हों या न्यूट्रॉन तारे, बाद में आपस में टकरा सकते हैं, जिससे अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती हैं, जिनसे भारी तत्वों की ओर अधिक मात्रा उत्पन्न हो सकती है। यह बताता है कि क्यों अवलोकनों के अनुरूप हम उन तारों की आबादी पा सकते हैं जहां पहले कम पीढ़ियां बनी हैं, जैसे कि आकाशगंगा के बाहरी प्रभामंडल में, और उनमें भारी तत्वों की मात्रा कम है। इसी तरह ऐसे तारों की आबादी भी है जहां तारों की अधिक पीढ़ियां बनी हैं, जैसे कि आकाशगंगा के केंद्र के करीब आकाशगंगा तल में, और उनमें भारी तत्वों की मात्रा अधिक है। इसके अतिरिक्त हमने हाल ही में नए तारों के चारों ओर बनने वाली डिस्क की प्रत्यक्ष छवि ली है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अंदर हमें युवा नए बनने वाले ग्रहों के अस्तित्व के अंतराल, गुच्छे और अन्य सबूत मिलते हैं। कई पीढ़ियों तक जीवित रहने और मरने वाले तारों के बाद सितारों की एक नई पीढ़ी, जो पहले की मृत पीढ़ियों से पुनर्चक्रित सामग्रियों से समृद्ध थी, ने ग्रहों को जन्म दिया, जिनमें जीवन के लिए सामग्री वाले चट्टानी ग्रह भी शामिल थे। वास्तव में जब हम दूर के ब्रह्मांड में पीछे की ओर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह केवल भारी तत्वों की बहुतायत नहीं है जो विकसित होती है, बल्कि आकाशगंगाएं स्वयं भी विकसित होती हैं। पास में हम बड़ी सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाएं पाते हैं जो एक साथ बहुत अधिक समूहीकृत और गुच्छेदार हैं, जिनमें कम तारा निर्माण दर, बड़े द्रव्यमान, अपेक्षाकृत कम मात्रा में गैस और कुल मिलाकर नीले सितारों की तुलना में लाल सितारों का अनुपात अधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर और दूर देखते हैं, हम आकाशगंगाओं में दो प्राथमिक अंतर देखते हैं। एक आकाशगंगा जितनी दूर होती है उतनी ही कम विकसित होती है। कम विशाल, कम गुच्छेदार, लगभग 11 अरब साल पहले चरम पर पहुंचे तारों का निर्माण और तब से घटते जाना, गैस समृद्ध, भारी तत्वों की कम प्रचुरता और वर्तमान आकाशगंगाओं की तुलना में नीले तारों की तुलना में लाल तारों की अधिक सापेक्षिक प्रचुरता। इसके अतिरिक्त कोई आकाशगंगा जितनी अधिक दूर होती है, उसका प्रकाश उतनी ही अधिक तीव्रता से व्यवस्थित रूप से लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित होता है, जिसे ब्रह्मांड संबंधी
लाल विचलन कहते हैं। दूसरा गुण, जब आप सामान्य सापेक्षता को जोड़ते हैं तो हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। विस्तार के कारण सभी प्रकाश अंतरिक्षीय अंतरिक्ष से गुजरते समय एक ब्रह्मांडीय लाल विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो वस्तुएं अधिक दूर हैं, उनमें एक बड़ा लाल विचलन होगा। वे हमसे अधिक तेजी से दूर जाती हुई दिखाई देंगी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे लंबे समय पहले थे, क्योंकि प्रकाश केवल एक सीमित गति से यात्रा कर सकता है, प्रकाश की गति। लेकिन यह तथ्य कि आकाशगंगाएं समय के साथ बढ़ती और विकसित होती हैं, कुछ बहुत ही गंभीर बात की ओर इशारा करती है कि अगर हम पहले से ही पीछे देख सकें तो हमें पहले तारों और आकाशगंगाओं की आबादी मिल सकती है और उसके बाद कोई भी तारा या आकाशगंगा नहीं होगी। अगर ब्रह्मांड है, विस्तार, ठंडा करना और समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण गुच्छेदार होता जा रहा है, तो यह हमें बताता है कि आरंभ में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, सघन, गर्म और अधिक एकरूप था। हम इस तर्क का उपयोग करके और उचित भौतिकी को लागू करके जहां तक हम चाहें चीजों को पीछे ले जा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम असाधारण भविष्यवाणियों पर पहुंचते हैं। विस्तारित होते ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण वृद्धि के नियमों के अनुसार ही आकाशगंगाओं, आकाशगंगा समूहों और ब्रह्मांडीय जाल जैसी संरचनाओं का विकास होगा। एक ऐसा युग आएगा जब प्रथम तारे और आकाशगंगाएं बनेंगी। उससे पहले केवल शुद्ध गैस ही होगी। इससे भी पहले एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में विकिरण इतना अधिक होगा कि उदासीन परमाणुओं का निर्माण असंभव हो जाएगा। और इसलिए इस बात का संकेत तब मिलेगा जब हमने पहली बार स्थिर, उदासीन परमाणुओं का निर्माण किया होगा। और अंत में इससे भी पहले के समय में स्थिर परमाणु नाभिक बनाने के लिए यह बहुत गर्म रहा होगा। और इसलिए जब हम उस सीमा को पार कर जाएंगे तो हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में संलयन प्रतिक्रियाओं से बनने वाले तत्वों के लिए प्रचुरता का एक विशिष्ट समूह प्राप्त होगा। इन सभी भविष्यवाणियों के साथ साथ कई अन्य प्रभावशाली भविष्यवाणियों की भी पुष्टि की गई है। हमने परम शून्य से सिर्फ 2.725 किलोमीटर ऊपर माइक्रोवेव विकिरण की बची हुई पृष्ठभूमि पाई, जो एक गर्म बिग बैंग के अपेक्षित आफ्टरग्लो के अनुरूप है। हमने गैस के पहले प्राचीन बादलों के साक्ष्य का पता लगाया है और पाया है कि वे विशेष रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की एक छोटी मात्रा से बने हैं। हमने ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में तापमान की खामियों दोनों पर उनके छाप से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की अनुमानित बची हुई पृष्ठभूमि का भी अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाया है। और हम जानते हैं ब्रह्मांड के प्रेक्षित तथ्यों के आधार पर कि इसका जन्म उन बीजों के साथ हुआ होगा जो इसकी बड़े पैमाने की संरचना बन गए। अति सघन और अल्प सघन क्षेत्रों का एक प्रारंभिक स्पेक्ट्रम। उन आरंभिक अति घनत्वों और अल्प घनत्वों का निर्माण किस कारण से हुआ होगा? यही ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति के सिद्धांत की खूबी है। यह न केवल उन बीज उतार चढ़ावों को उत्पन्न करने का एक तंत्र होगा और न केवल मुद्रास्फीति ब्रह्मांड के पहले से देखे गए गुणों, हर जगह एक ही तापमान, स्थानिक समतलता, बड़े पैमाने पर एकरूपता आदि की व्याख्या करेगी, बल्कि यह उन उतार चढ़ावों के बारे में नई भविष्यवाणियां भी करेगी। ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का मानना है कि गर्म बिग बैंग से पहले जहां पदार्थ और विकिरण गर्म, घने, बड़े पैमाने पर एक समान और तेजी से फैलते ब्रह्मांड को भरते थे, ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली था। केवल इसमें कोई ऊर्जा नहीं होने के बजाय या बहुत कम मात्रा में, जैसा कि आज की डार्क एनर्जी के मामले में है, इसमें अंतरिक्ष के ताने बाने में निहित ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, अधिक स्थान बनता है और इसलिए ऊर्जा घनत्व स्थिर रहता है। नतीजतन ब्रह्मांड हर जगह एक ही गुणों के साथ अंकित हो जाता है। यह इतना फैल जाता है कि इसकी वक्रता समतल हो जाती है और क्वांटम उतार चढ़ाव, जो सामान्य रूप से छोटे पैमाने पर पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त होते हैं, मुद्रास्फीति द्वारा महान ब्रह्मांडीय उतार चढ़ाव में फैल जाते हैं।
मुद्रास्फीति के सिद्धांत के अनुसार उन उतार चढ़ावों से उस संरचना के बीज उत्पन्न होने चाहिए जो आज हमारे पास है, और उनमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सभी पैमानों पर लगभग समान परिमाण का, ब्रह्मांडीय क्षितिज से भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न, अर्थात बिग बैंग की शुरुआत के बाद से प्रकाश जितना यात्रा कर सकता था उससे भी बड़ा पैमाना, 100% रुद्धोष्म स्थिर एंट्रोपी का और 0% समवक्रता स्थिर स्थानिक वक्रता का। और यह भी भविष्यवाणी करता है कि बिग बैंग के बचे हुए चमक के गुणधर्मों से बिग बैंग के लिए अधिकतम तापमान का संकेत मिलता है, जो अधिकतम संभव तापमान से काफी कम है, प्लैंक तापमान। दुर्भाग्य से आज हम ब्रह्मांड के बारे में जो समझ रखते हैं उसके अनुसार हम यहीं तक पहुंच सकते हैं। मुद्रास्फीति की प्रकृति के कारण यह अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड में होने से पहले मौजूद किसी भी जानकारी को मिटा देता है। वास्तव में हम केवल मुद्रास्फीति के अंतिम 10 सेकंड के दौरान क्या हुआ यह जानने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वह हमारे ब्रह्मांड में यहां से हमारे लिए दुर्गम होगा। हालांकि हम पूरे विश्वास के साथ बता सकते हैं कि हमारा अवलोकनीय ब्रह्मांड कहां से आया और इसके भीतर बहुत सी घटनाओं की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा या भौतिकी के नियम जैसी चीजें सबसे पहले कहां से आईं या क्या वे शुरू भी हुईं, जैसे सवाल अनुत्तरित ही रहते हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं उसके बावजूद हम निश्चित हो सकते हैं कि हम जो कुछ भी कभी जान पाएंगे वह सीमित है। सीमित संख्या में कण हैं जो सीमित मात्रा में जानकारी को एनकोड करते हैं, जो हमारे दृश्यमान ब्रह्मांड में सीमित समय के लिए मौजूद है। जबकि हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ क्यों भरा हुआ है और एंटीमैटर क्यों नहीं, हमारे पास डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्यों है और प्रकृति के स्थिरांकों के मूल्य क्यों हैं, जैसे सवालों का जवाब किसी दिन मिल सकता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज ब्रह्मांड में जो कुछ भी बचा है वह हमें जवाब खोजने के लिए पर्याप्त जानकारी देता है। क्या हम कभी इन सवालों का जवाब देंगे या नहीं, यह अज्ञात है। लेकिन जिस पल हम तय करते हैं कि हम नहीं कर सकते और खोज छोड़ देते हैं, हम सही होंगे।